नमस्कार दोस्तों, इतिहास की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना चल रहा है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया राजवंश की अपने बात कर रहे हैं और आज अपने इम्पोर्टेंट शासक बात करेंगे रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह की तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह में सबसे महत्वपूर्ण जो पहली बात आपने ध्यान में रखनी है वो आपने ये ध्यान रखनी है कि ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। रावल शाखा के अंतिम शासक थे। रावल शाखा के अंतिम शासक थे। जैसा कि अपने पूर्व वीडियो में बात कर चुके हैं कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश है वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, रावल और राणा। तो रावल शाखा के ये अंतिम शासक थे। अब इसके आगे की यदि अपने बात करें तो यहाँ पे अपने को रावल रतन सिंह का जो समय था और रावल रतन सिंह के समय में जो अपने को इम्पोर्टेंट बात मिलती है वो अपने को ये मिलती है कि एक ग्रंथ लिखा गया पद्मावत, और इस ग्रंथ को किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और इस ग्रंथ के अंदर, पद्मावत ग्रंथ के अंदर एक काल्पनिक मत है। काल्पनिक मत जिसके अंतर्गत अपने को पद्मिनी की जानकारी है वो मिलती है। पद्मिनी की जानकारी है वो अपने को मिलती है। पद्मिनी की जानकारी अपने को मिलती है। इसको अधिकतर जो इतिहासकार है वो एक काल्पनिक मत मानते हैं, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस मत को सही मानते हैं। इस मत को या इन बातों को सही है वो मानते हैं। अब पद्मिनी की अपने बात करें तो पद्मिनी है ये सिंहल राजकुमारी थी। सिंहल राजकुमारी यानी कि श्रीलंका की राजकुमारी थी। और आगे इस किताब में क्या लिखा गया है कि जो पद्मिनी थी, पद्मिनी सिंहल राजकुमारी थी। यदि इनके पिता की बात करें तो इनके पिता थे गंधर्व सेन। इनकी माता की बात करें तो माता चंपावती। पद्मिनी जो थी उनके पास एक पालतू तोता था। पालतू तोता जिसका नाम था हीरामन। एक पालतू तोता था उनके पास, हीरामन। हीरामन की खासियत ये थी कि ये मानव भाषा बोलता था। मानव भाषा। ये जो सारी बातें चल रही है ये पद्मावत ग्रंथ के अनुसार चल रही है। एक पालतू तोता था पद्मिनी के पास जिसका नाम था हीरामन, और हीरामन जो था वो मानव भाषा है वो बोलता था। एक दिन क्या होता है कि पिंजरा खुला रह जाता है तो हीरामन यहाँ श्रीलंका से उड़ता है और उड़कर गांगरोन दुर्ग में आ जाता है। गांगरोन दुर्ग से इसे एक शिकारी जो है वो पकड़ लेता है। शिकारी जो है वो इसे पकड़ लेता है। शिकारी ने पकड़ा और शिकारी क्या करता है, इस तोते को रतन सिंह को बेच देता है। रतन सिंह को बेचा। रतन सिंह को ये तोता क्या करता है, पद्मिनी
के सौंदर्य के बारे में बताता है, सौंदर्य के बारे में बताया। तो कुल मिला के पद्मावत ग्रंथ से अपने को ये जानकारी मिलती है कि पद्मिनी जो कि सिहल यानी कि श्रीलंका की राजकुमारी थी, जिनके पिता का नाम गंधर्व सेन था, माता चंपावती थी, उनके पास एक मानव भाषा बोलने वाला तोता था हीरामन। हीरामन उड़ के गांगरोन दुर्ग गया, गांगरोन दुर्ग से एक शिकारी ने उसे पकड़ा, शिकारी ने रतन सिंह को बेचा और रतन सिंह को ये तोता क्या करता है, पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताता है, पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताता है। अब देखिए क्या होता है, रतन सिंह जो थे, रतन सिंह क्या करते हैं, श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका गए और श्रीलंका में रतन सिंह 12 वर्ष रहते हैं, 12 वर्ष रहे। क्या वर्णन आता है कि जैसे ही श्रीलंका जाते हैं तो श्रीलंका के जाने के बाद में तुरंत ऐसा नहीं था कि वो राजमहल तक पहुंच जाते हैं, उन्हें राजमहल तक पहुंचने में 12 वर्ष लग गए और 12 वर्ष लग गए। उस समय में उनका जो चेहरा था उसके ऊपर जो दाढ़ी मूछें थी वो घनी हो चुकी थी, यानी कि एक साधु के भेष में आ गए। वो साधु के भेष में वो क्या करते हैं, जो श्रीलंका का राजमहल था उसके इर्द गिर्द वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। एक दिन क्या होता है, राजमहल से जो गंधर्व सेन थे वो उन्हें देखते हैं कि ये जो साधु है वो हर दूसरे या तीसरे दिन क्या करता है, राजमहल का चक्कर लगाता है। जैसे वर्तमान समय में अपने देखते हैं कि ज़्यादातर कॉलेज या हॉस्टल के चक्कर लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से ये यहाँ पे जो रतन सिंह है वो पकड़ा जाता है। तो गंधर्व सेन अपना एक सैनिक भेजते हैं और रतन सिंह को दरबार में बुला लेते हैं। जैसे ही रतन सिंह दरबार में आते हैं तो गंधर्व सेन उनसे कहते हैं कि आपके चेहरे का तेज ये बता रहा है कि आप ब्राह्मण नहीं हो, आप क्षत्रिय हो। तो रतन सिंह को इस बात का एहसास होता है कि आज अपने पकड़े गए, तो ये सच्चाई बताता है कि मैं मेवाड़ का राजकुमार हूँ। जब गंधर्व सेन ये पूछता है कि आपके यहाँ आने का कारण क्या था, तो अब ये बताते हैं कि मैंने यहाँ की राजकुमारी के सौंदर्य के बारे में सुना है और मैं उससे विवाह की इच्छा है वो रखता हूँ। तो कुल मिला के यहाँ पे परिणाम ये निकलता है कि रतन सिंह व पद्मिनी का विवाह है वो हो जाता है, विवाह है हुआ, विवाह हो गया। पद्मिनी जो थी उन्हें वो चित्तौड़ ले आए। अब वो चित्तौड़ की महारानी है वो बन चुकी है, चित्तौड़ की महारानी बन चुकी हैं। उसके बाद में क्या होता है, चित्तौड़ के अंदर एक धार्मिक उत्सव था, धार्मिक उत्सव, धार्मिक उत्सव था। उस धार्मिक उत्सव में क्या होता है, धार्मिक उत्सव में प्रकरण इस प्रकार का बन जाता है, धार्मिक उत्सव राजमहल के अंदर जहां महिलाएं रहती थी वहां किसी भी पुरुष को जाने की इजाजत नहीं थी। ये पुराने समय से अपनी परंपरा रही है कि जिन स्थानों पर आज भी अपने बात करें, यदि घरों के अंदर है तो घरों में भी महिलाओं का जो निवास है वो पीछे की तरफ रहता था। आज से 30-40 साल पहले की बात करें तो वैसे ही था कि दुर्ग के अंदर जहाँ महिलाएं हैं वहाँ पुरुषों को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन ब्राह्मण और वर्तमान समय में बात करें तो मूवी मेकर या मेहंदी जो लगाता है उनकी एंट्री आज वहाँ होती है। तो वैसे इस धार्मिक उत्सव में अपने पास जो पात्र बन गए वो इस प्रकार से बन गए कि एक तो रतन सिंह थे, दूसरी पद्मिनी थी और तीसरे यहाँ पे थे राघव चेतन।
राघव चेतन। ये 3 यहाँ पे पात्र थे जो इस धार्मिक उत्सव में महत्वपूर्ण व्यक्तियों में थे। हवन का आयोजन किया जा रहा था, तो ये दोनों हवन के अंदर बैठे हैं। हवन करवाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? राघव चेतन है। राघव चेतन इस हवन के दौरान पद्मिनी को देखता है। जैसे ही देखा, इनके सौंदर्य से प्रभावित हुआ और सौंदर्य से प्रभावित होकर इनसे विवाह जो है वो करना चाहता है। जब ये विवाह वाली बात रतन सिंह को पता लगती है, तो रतन सिंह ये सोचते हैं कि वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्या था? ये जादू टोने में दक्ष था। जादू टोने में दक्ष था, यानी कि इसको जादू टोना है वो आता था। तो रतन सिंह क्या करते हैं? रतन सिंह राघव चेतन को राज्य से निष्कासित कर देते हैं। निष्कासित कर देते हैं, यानी कि इसको राज्य से बाहर निकाल देते हैं। ये यहाँ पे क्या करता है? राज्य से बाहर निकलते ही अलाउद्दीन खिलजी की शरण में जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की शरण में जाता है और अलाउद्दीन को क्या करता है? ये पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताता है। पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताता है, क्योंकि अलाउद्दीन जो था वो मुंहफट था और वो कहता है कि अपने ने पूरे भारत पर अधिकार करने वाले हैं और अपने पास सुंदर सुंदर बेगमें हैं। तब इसका उत्तर ये होता है कि सुंदर बेगम आपके पास कहाँ पे है? सुंदर बेगम तो रानी जो है वो तो रतन सिंह के पास है। और उसके बाद में वो अलाउद्दीन को पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताता है। तो अलाउद्दीन ये सोचता है कि क्यों न रानी पद्मिनी है उसको प्राप्त है वो किया जाए। रानी पद्मिनी है उसको प्राप्त है वो किया जाए। तो इसके लिए क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चलता है और आकर क्या करता है? चित्तौड़गढ़ को घेरता है। चित्तौड़गढ़ को घेरा। जब घेरा बहुत समय तक रहता है और उसका कोई प्रत्युत्तर है वो नहीं निकलता है। जब कोई प्रत्युत्तर उसका नहीं निकलता है तो लास्ट में अलाउद्दीन ये कहता है कि आप एक बार मेरे को रानी जो पद्मिनी है उसकी एक बार आप मेरे को शक्ल है वो ही दिखा दें और मैं शक्ल देख के यहाँ से संतुष्ट होकर चला जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा इस किताब में बताया गया है कि एक दर्पण के अंदर जो है वो पद्मिनी की शक्ल जो है वो अलाउद्दीन को दिखाई गई और अलाउद्दीन यहाँ से शक्ल देख के, अब दोनों चित्तौड़ दुर्ग में है। कौन कौन? अलाउद्दीन और रतन सिंह हैं। शक्ल जो है वो पद्मिनी की दर्पण में दिखा दी गई। किसको? अलाउद्दीन को। अब रतन सिंह जो थे ना, उन्होंने क्या किया? शिष्टाचार अपनाया। यानी कि शिष्टाचार अपना क्या है? अपना शिष्टाचार ये है कि कोई मेहमान यदि अपने घर आया है तो अपने उसको दरवाजे तक या उसके गंतव्य स्थान तक जाने के लिए उसको जहाँ से जो सहूलियत है वहाँ तक उसको पहुँचाएं। तो वैसा ही रतन सिंह ने किया कि अलाउद्दीन चित्तौड़ दुर्ग में आया हुआ है और शिष्टाचार के नाते रतन सिंह क्या करता है? रतन सिंह उन्हें दुर्ग के दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाता है और जब वो दुर्ग के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो अलाउद्दीन रतन सिंह को धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और चित्तौड़ जो दुर्ग है वो बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है और वो लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं। जहां अलाउद्दीन की सेना क्या करती है? अलाउद्दीन की सेना रतन सिंह को बंदी बना लेती है। रतन सिंह को बंदी बनाने के बाद में एक मैसेज भेजा जाता है कि आपने यदि रतन सिंह को रिहा करवाना है तो इसके बदले में जो रानी है पद्मिनी उसको हमें सौंपना पड़ेगा। जब ये सूचना आती है तो दो जो सेनापति थे गोरा और बादल, वो एक योजना बनाते हैं और उस योजना के तहत क्या किया जाता है? 1600 पालकियां हैं वो तैयार की जाती हैं। पालकियां जिसके अंदर पहले रानियां बैठकर जाती थी।
1600 पालकियां हैं वो तैयार की जाती है और अलाउद्दीन को ये मैसेज भेजा जाता है कि पद्मिनी है उसको हम आपको सौंप देंगे और आप बदले में रतन सिंह है, रतन सिंह को हमें सौंप दे। जब ये सूचना मिलती है तो अलाउद्दीन जो है वो बड़ा प्रसन्न होता है और अलाउद्दीन प्रसन्न होकर इस बात के लिए हाँ कर लेता है। अब गोरा और बादल क्या करते हैं, इन 1600 पालकियों के अंदर एक एक पालकी के अंदर 5-5, 6-6 सैनिकों को बिठा देते हैं। पालकी उठाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भी सैनिक होते हैं, यानी कि एक पालकी के साथ 15 से 20 सैनिकों की संख्या हो जाती है और 1600 पालकियां होती हैं। और जैसे ही अलाउद्दीन के सीवर में पहुंचते हैं, अलाउद्दीन के सीवर में पहुंचते ही वो पूछते हैं कि जो महारानी है यानी कि जो पद्मिनी है वो अंतिम बार रतन सिंह से मिलना चाहती है। उनके ये पूछने का मुख्य कारण ये था कि रतन सिंह को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया है उस चीज़ का पता चल जाए। और जैसे ही उनको ये पता लगता है कि किस सीवर में रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया है, वो उस पर हमला बोलते हैं, धावा बोलते हैं और धावा बोलकर वो रतन सिंह को क्या करवा लेते हैं, यहाँ से रिहा करवा लेते हैं, यहाँ से रिहा है वो करवा लेते हैं। अब देखिए मलिक मोहम्मद जो जायसी का ग्रंथ है उसमें ये बताया गया है कि ये सारा प्रकरण होने के बाद में, यानी कि राघव चेतन अलाउद्दीन को बताता है पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में, उसके बाद में वो यहाँ आता है, दर्पण में शक्ल दिखाई जाती है, रतन सिंह को बंदी बनाया जाता है, फिर ये मांग की जाती है और फिर रतन सिंह को रिहा है वो करवाया जाता है। इसके बाद में क्या बताया गया है, इसके बाद में मुख्य युद्ध है वो बताया गया है, इसके बाद में मुख्य युद्ध है वो बताया गया है कि इसके बाद में मुख्य युद्ध होता है। लेकिन वास्तव में वास्तविकता बहुत सारे इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। तो वास्तविकता क्या है, यानी कि इस प्रकरण के बाद युद्ध हुआ या वास्तव में कैसे युद्ध हुआ, अब अपने उसकी बात करते हैं। तो अपने बात कर रहे हैं 1303 चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, अपने इसकी बात है वो कर रहे हैं। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। इसका मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण ये था कि जैसे ये चित्तौड़ का जो दुर्ग बना हुआ है, ये चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पे बना हुआ है, मेसा का पठार, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक व भौगोलिक महत्व है, भौगोलिक महत्व, क्योंकि यदि उत्तर भारत से दक्षिणी भारत जाना है तो या तो गुजरात से देवगिरी होकर जाया जाएगा या चित्तौड़ से देवगिरी होकर जाया जाएगा। तो अलाउद्दीन ने भारत विजय की योजना बनाई थी। अब उसे गुजरात अभियान, जिसकी अपने पूर्व वीडियो में बात कर चुके हैं, गुजरात अभियान से जब वो सोमनाथ मंदिर को लूटता है तो उस लूट में उसे मलिक काफूर नामक एक गुलाम मिलता है और वो कहता है कि दक्षिणी भारत में आपको अकेला जीत कर दे दूंगा, लेकिन आप यहां से मेरे को रास्ता बना के दें। तो ये सामरिक महत्व था चित्तौड़ का भी, दक्षिण जाने के रास्ते में स्थित होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ जीतने की योजना बनाता है और मलिक काफूर ने जो कहा वो उसने करके दिखाया। जब उसे रास्ता मिला तो उसने पूरा दक्षिणी भारत अलाउद्दीन खिलजी को जीत कर दिया। तो सामरिक और भौगोलिक महत्व के कारण वो क्या करता है, चित्तौड़ पे 1303 में आक्रमण करता है। तो चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। इसके अलावा यदि अपने बात करें तो दो नदियां हैं यहाँ पे, एक
बेड़च है और दूसरी गंभीरी। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे, मेसा के पठार पे चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है, जिसके लिए प्रसिद्ध है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया, बाकी सब गड़ैया। तो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। और इस दुर्ग के ऊपर फरवरी 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इस दुर्ग को आकर घेर लेता है, घेरा डाला। और अलाउद्दीन ने जो अपना सीवर लगाया, वो लगाया उसने चित्तौड़ी नामक पहाड़ी पर, चित्तौड़ी डूंगरी पर, यानी कि चित्तौड़ी पहाड़ी पर अलाउद्दीन अपना सीवर लगाता है, आकर चित्तौड़ दुर्ग है उसको घेर लेता है। दुर्ग से रक्षा करते समय, यानी कि बाहर से जो दुर्ग है उसकी रक्षा करते हुए लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हुआ था। 7 पुत्रों के साथ शहीद, यानी कि जब अलाउद्दीन ने इस दुर्ग को घेर रखा था, उस समय लक्ष्मण सिंह बाहर से इस घेरे को तोड़ना चाहता था और अपने 7 पुत्रों के साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। जिसमें से इसका एक पुत्र था अरी सिंह, और अरी सिंह का बेटा हमीर देव सिसोदिया ही क्या करता है, इसके बाद में 1326 में चित्तौड़ पे पुनः अधिकार है वो करता है। तो इस प्रकार से सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन फरवरी 1303 में इस दुर्ग को घेरता है और अपना सीवर चित्तौड़ी डूंगरी में लगाता है। दुर्ग की रक्षा में लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ है, शहीद है वो हो जाता है। अब अपने बात करते हैं मुख्य युद्ध की। तो मुख्य जो युद्ध है वो होता है 1303 के अंदर, और 1303 में अपनी बात करें तो रावल रतन सिंह और रावल रतन सिंह के सामने है अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए रावल रतन सिंह के यहाँ पर अपने बात करें सेनापति, तो फर्स्ट है गोरा और सेकंड है बादल। गोरा जो थे वो चाचा थे और बादल जो है वो भतीजा, किसके, पद्मिनी के। बहुत ही भयंकर ये युद्ध होता है और इस युद्ध में गोरा जो है वो अपना सिर कटने के बाद भी, सिर इनका कट जाता है लेकिन सिर कटने के बाद भी ये युद्ध करते रहते हैं। और राजस्थान के इतिहास में जहाँ जहाँ अपने से जोड़े से जिस युद्ध में भी 2-2 व्यक्ति हैं, वो यदि अपने को मिलते हैं तो वो सारे के सारे ही इतना भयंकर युद्ध करते हैं जिसकी अपने कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे गोरा और बादल से पहले कहें तो अपने बात करें तुमुल के युद्ध 1182 के अंदर आला और उदल थे, उसके बाद में गोरा और बादल थे। फिर 1544 के अंदर गिरी सुमेल के युद्ध में जो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, उसमें जेता और कुप्पा थे। और फिर अकबर जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया थे। तो जहां जहां ये जोड़ों से रहे बड़ी इन्होंने तबाही है वो मचाई। तो बहुत ही भयंकर जो युद्ध होता है जो अपनी कल्पना से भी परे है। और इस युद्ध में गोरा जो है वो सिर कटने के बाद भी लड़ते रहे। यदि अपने बात करें तो यहाँ गोरा का सिर है वो कट जाता है जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हो, और जफर खां उनका सिर काटता है और जफर खां का सिर कटने के बाद में वो सिर काट देते हैं। बहुत भयंकर युद्ध होता है। इसमें रावल रतन सिंह जो है वो अपनी पूरी सेना के साथ जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है, वीरगति को प्राप्त है वो हो जाता है। इसके बाद की यदि अपने बात करें तो
जब पुरुष सारे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद में महिलाएं जो होती हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए यहाँ जोहर है उसका आयोजन है वो किया जाता है। जोहर 1303 में जो पद्मिनी जोहर करती हैं ये राज्य का सबसे बड़ा जोहर है। राज्य का सबसे बड़ा जोहर है। इसमें 16,000 महिलाओं ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि को समर्पित है वो कर दिया। तो जोहर 1303 चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, और ये चित्तौड़गढ़ का प्रथम जोहर है। प्रथम, ये ध्यान रखना है आपने, चित्तौड़ दुर्ग में कुल 3 जोहर हुए थे जिसमें से पहला जोहर 1303, और इस जोहर का जो नेतृत्व है, नेतृत्व जो है वो पद्मिनी करती हैं। पद्मिनी 16,000 महिलाओं के साथ अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती हैं। राज्य का सबसे बड़ा जोहर है और चित्तौड़ का प्रथम है। जबकि अपने बात करें राज्य का प्रथम जोहर, तो राज्य का प्रथम जोहर हुआ था 1301 और कहाँ पे, रणथंबोर में, जहां हमीर देव चौहान की पत्नी रंगा देवी जो हैं वो जोहर करती हैं। और ये राज्य का एकमात्र जल जोहर भी था, जल जोहर भी था। तो राज्य का प्रथम जोहर रणथंबोर 1301 जो कि राज्य का एकमात्र जल जोहर भी था। जबकि चित्तौड़गढ़ का प्रथम जोहर 1303 पद्मिनी के नेतृत्व में। अब यहां पे दूसरा और तीसरा, दूसरा 1534 में हुआ कर्मावती के नेतृत्व में, और तीसरा जो हुआ वो फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ। फूल कंवर के नेतृत्व में जो है वो तीसरा जोहर होता है 1568 के अंदर। यहाँ अकबर का आक्रमण हुआ था और यहाँ बहादुर शाह गुजरात का आक्रमण हुआ था। यहाँ विक्रमादित्य शासक थे, यहाँ पे उदय सिंह शासक थे। तो चित्तौड़ दुर्ग जो कि सर्वाधिक जोहर के लिए जाना जाता है, 3, पहला 1303 पद्मिनी के नेतृत्व में, दूसरा 1534 कर्मावती के नेतृत्व में, और तीसरा फूल कंवर के नेतृत्व में 1668 के अंदर। तो राज्य का सबसे बड़ा जोहर। इस जोहर के बाद चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार है वो हो जाता है अधिकार। अलाउद्दीन एक तो चित्तौड़ में क्या करता है, कत्लेआम का आदेश देता है। कत्लेआम का आदेश दिया, यानी कि ये आदेश जारी कर दिया जाता है कि जो भी चित्तौड़ दुर्ग में मिल रहा है आपको, आप क्या करें, उसकी हत्या है वो कर दे। तो एक तो कत्लेआम, बड़े पैमाने पर लोगों को यहां पर मारा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अलाउद्दीन क्या करता है, अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक बनाता है। चित्तौड़ का प्रशासक बनाया। या इसके बाद में अलाउद्दीन क्या करता है, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख देता है।
खिजराबाद रखा। अलाउद्दीन राजस्थान में 3 स्थानों के नाम बदलता है, चित्तौड़ का खिजराबाद, जालोर का जलालाबाद और सिवाना का खैराबाद। ठीक है, इसके बाद में जो अलाउद्दीन है वो दिल्ली लौट जाता है और चित्तौड़ पर जो प्रशासक है वो खिजर खां था। जिस समय 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु के ऊपर खिजर खां है ये भी दिल्ली चला जाता है और यहाँ पे चित्तौड़ का जो प्रशासक है 1316 के अंदर चित्तौड़ का जो प्रशासक है वो मालदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा, जिसे मालदेव मुछेला भी कहते हैं, को प्रशासक बनाया जाता है, जो कि कन्नड़ देव सोनगरा का भाई था। एक अपने को मकबरा मिलता है इस चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में। चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में एक मकबरा मिलता है। इस मकबरे के ऊपर एक लेख लिखा हुआ है। उस लेख के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को उस समय का सूर्य, पृथ्वी का रक्षक, प्रजा का चरवाहा या ईश्वर की छाया आदि नामों से संबोधित किया हुआ है। ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है। फारसी भाषा के अंदर ये मकबरे के ऊपर एक लेख लिखा हुआ है जिसमें अलाउद्दीन को ईश्वर की छाया कहा गया है, उस समय का सूर्य कहा गया है, संसार का रक्षक और प्रजा का चरवाहा है वो कहा गया है। तो रावल रतन सिंह महत्वपूर्ण शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में वहां आक्रमण किया। इसके लिए अपने को 2 मत मिलते हैं, दोनों मतों की अपने ने बात की। एक काल्पनिक मत था मलिक मोहम्मद जायसी का, वो अपने ने पूरा पढ़ा। दूसरा जो चित्तौड़ का सामरिक महत्व था वो अपने ने पूरा पढ़ा। फिर चित्तौड़ पर अधिकार के बाद में अलाउद्दीन क्या क्या करता है वो भी अपने ने पूरा पढ़ा। अब देखिए इसके बाद का जो कार्य रहता है वो क्या रहता है। अब देखिए 1303 के अंदर चित्तौड़ दुर्ग है उस पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। 1303 से लेकर और 1326 तक चित्तौड़ दुर्ग जो है वो अलाउद्दीन और उसके बाद में खिजर खां जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनके अधीन रहता है। 1326 में हमीरदेव सिसोदिया चित्तौड़ दुर्ग को पुनः प्राप्त करते हैं और यहीं से चित्तौड़ पर राणा शाखा है उसकी शुरुआत है वो होती है। तो हमीरदेव सिसोदिया, तो राणा शाखा या सिसोदिया जो राजवंश है वो यहीं से प्रारंभ है वो होता है। और इसके बाद में अपने बात करते हैं राणा लाखा, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह और अन्य जितने भी मेवाड़ महाराणा थे उनकी अपने बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन का युद्ध, और इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमीरदेव सिसोदिया के साथ।